हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम DSSB के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहले मैं पेडागोजी जो पेपर 2 है 100 नंबर का आता है उसके क्वेश्चन अधिक प्रयास करूंगा कि डेली स्तर पर लेकर आऊं, और जब तक कि पेपर नहीं हो जाता है जब तक अपना प्रैक्टिस तो करेंगे ही। तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़े हैं इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और हमेशा जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि जो है मैंने जो पेपर लिया है, जो है वो पेपर क्या लिया है, पेपर लिया है मैंने 11/11/2018, यानी कि जो DSSB का PRT का पेपर था असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का, वो 11 नवंबर 2018 का जो पेपर था उस पेपर को मैंने हल करने का प्रयास करेंगे आज। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेंगे आज पेडागोजी से। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन को लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की छात्रा रिया शब्दावली शब्दावली के साथ फ्लैश कार्ड खेल रही थी, कहानियाँ सुना और पढ़ रही थी। वह किस प्रकार बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है, वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, तो पहले दोस्तों ये क्वेश्चन है अपने सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, भाषाई बुद्धिमत्ता। वही हुआ ये कैसे, देखो इसमें जो पकड़ने वाला टर्म था वो था शब्दावली, है ना। फ्लैश कार्ड जरूर थे लेकिन क्या है, शब्दावली के साथ खेल रही, मैंने उस फ्लैश कार्ड में लिखी हुई शब्दों के साथ जो क्रिया कर रही, तो शब्द होते हैं भाषा में, तो इसलिए वो कहानियाँ सुनो पढ़ रही, तो कहानियाँ सुनाएगी तो भी भाषा में, और जो पढ़ रही होगी वो भी भाषा में लिखा होगा। तो इस प्रकार से यानी कि बच्ची भाषाई एक्टिविटी करी, मतलब भाषा के साथ रिएक्शन कर रही है, कह सकते हैं भाषा के साथ इंटरेक्शन कर रही है। तो यहाँ पर जो प्रकार जो वो भाषाई बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है। अब भाषाई बुद्धिमत्ता की जो बात किसने की है, तो भाषाई जो बुद्धिमत्ता की बात वो की है किसने, हॉवर्ड गार्डनर ने। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसमें जो हॉवर्ड गार्डनर ने बात की है। और सामान्य बुद्धिमत्ता, तो 2 फैक्टर जो थ्योरी है किसकी है, स्पीयरमैन की जो 2 फैक्टर थ्योरी है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, माने जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, तो उसका एक जो टर्म डाल दिया बी। ठीक है, सी जो थर्ड ऑप्शन है वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, माने इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता। माने जो कोई व्यक्ति अपने आप को किस प्रकार से समझता है, तो अपने आप को समझने के लिए जिस प्रकार की इंटेलिजेंस लगती है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगली है लॉजिकल इंटेलिजेंस या लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो ये भी किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर ने दी है। तो देखो पहली, तीसरी और चौथी जो ऑप्शन है वो हॉवर्ड गार्डनर के, आंसर पहला बनेगा क्योंकि भाषा ही बात की। लेकिन जो सामान्य जो बुद्धि का जो ऑप्शन दिया था वो कहाँ से दिया इन्होंने, तो वो जो ऑप्शन दिया वो दिया है जो है स्पीयरमैन के 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें पहला था सामान्य कारक बुद्धि और दूसरी थी विशिष्ट कारक बुद्धि। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्लियर समझ में आया होगा विथ ऑप्शन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन है, किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद या सामाजिक जो है संवाद, ठीक है, किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी। तो देखिए सामाजिक संवाद यानी कि सोशल इंटरेक्शन, बच्चा एक तरीके से सोशल कम्युनिकेशन कर रहा है या सोशियो कम्युनिकेशन कर रहा है, तो यानी कि समाज को जो महत्व देते हैं विकास में, एक किसकी मानना था, देखो पियाजे की बात करें तो पियाजे बिल्कुल भी समाज को महत्व नहीं देता था। पियाजे कहता था कि जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वही इंपॉर्टेंट है, और बच्चे अपने इन्वायरमेंट के साथ, सोशल नहीं इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन करके, अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन करके इस जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है वही सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि इन्वायरमेंट को महत्वपूर्ण माना है। पियाजे की बात करेंगे तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट या जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात की है, और इसने अपनी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्टेज थ्योरी दी है। इसमें 4 स्टेजें बताई हैं। पहली स्टेज का नाम क्या है, तो पहली स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर ऑपरेशनल स्टेज, संवेदी गामक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र है 0 से लेके 2 वर्ष। स्टेज 2 या अवस्था 2 का नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो उम्र है 2 से 7 वर्ष। तीसरी जो स्टेज है उसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो उम्र है वो है 7 से 11 वर्ष। और चौथी जो स्टेज है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं इसको? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह 11+ के बाद, ठीक है, जो 11+ के जो बच्चा होता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में चल रहा होता है। तो जो मैंने पहली जो स्टेज बताई थी जीन पियाजे की, उसका क्या नाम था? उसका नाम था सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज को 6 सब स्टेजों में बांटा है। इन सब स्टेजों को ध्यान से सुनना या लिखना। पहला है रिफ्लेक्स स्कीम्स। पहला क्या है? रिफ्लेक्स स्कीम, सहज क्रियात्मक स्कीम्स या सहज क्रियाओं की अवस्था। इसकी जो उम्र है वो है जन्म से लेके 30 दिन तक। क्या है? जन्म से लेके 30 दिन तक। दूसरी स्टेज है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, इसे हम कहते हैं प्राथमिक वृत्तीय या चक्रीय प्रतिक्रियाएं अवस्था। तो प्राथमिक वृत्तीय या चक्रीय प्रतिक्रिया अवस्था, इसका होता है 1 माह से लेके 4 माह तक। थर्ड है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, इसको कहते हैं द्वितीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं अवस्था। इसका जो उम्र है वो 4 से लेके 8 वर्ष। चौथी अवस्था है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन या कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, गौड़ समन्वय अवस्था। ठीक है, गौड़ समन्वय अवस्था, इसकी जो उम्र है वो 8 से लेके 12 वर्ष। तो अगली जो अवस्था है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जो अपन लिखेंगे, इसको कहेंगे अपन मेंटल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे? मेंटल रिप्रेजेंटेशन स्टेज। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम, सॉरी नहीं, 5वीं है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन 12 से लेके 18 माह तक। ठीक है, तो 5वीं अवस्था टर्सरी। और जो आखिरी स्टेज 6वीं वो है मेंटल रिप्रेजेंटेशन या मानसिक प्रदर्शन या मानसिक निरूपण। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 4 अवस्थाएं थी। 4 में जो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, उसकी इन्होंने 6 सब स्टेजों को बताया है। कैसे कैसे बताया? तो पहली जो स्टेज है उसको 1 माह, दूसरी जो स्टेज है उसको 1 से लेकर 4 माह, तीसरी स्टेज है 4 से 8 माह, चौथी स्टेज है 8 से 12 माह, 5वीं स्टेज है 12 से 18 माह, और जो है 6वीं है वो लेके जो है 18 माह प्लस। ठीक है, जो 2 वर्ष 24 माह या 2 वर्ष तक। ठीक है, तो ये पूरी हुई पियाजे की एक तरीके से पूरी फैक्चुअल ज्ञान उसके बारे में। चोम्स्की कहाँ काम कर रहा है? तो चोम्स्की भाषा से संबंधित है। चोम्स्की ने जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, किसकी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इन्होंने ये बताया था कि भाषा के बारे में बहुत अधिक काम किया है नोम चोम्स्की ने। तो इसने एक बात की थी एलईडी की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो इस पर ये बात करता हूँ, यानी कि जो चोम्स्की वो भाषा से जुड़ा है। अब हॉवर्ड गार्डनर, तो हॉवर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस से जुड़ा है। और बायोगॉस की जो थ्योरी का नाम है वो है सोशियो कल्चरल इंटेलिजेंस, सामाजिक सांस्कृतिक बुद्धि थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इन्होंने डेवलपमेंट का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। इन्होंने ये कहा है कि यदि किसी भी व्यक्ति का जो है विकास करना है, कॉग्निटिव विकास करना है, तो बच्चे के लाइफ में संस्कृति और उसके समाज का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यही मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी शिक्षण में सामाजिक संबंध में ज़्यादा रुचि थी। तो सामाजिक संबंध में जो ज़्यादा रुचि थी वो किसकी थी? जो वो थी बायोगॉस्की की। इसने ही प्राइवेट स्पीच दी थी। क्या दी थी? प्राइवेट स्पीच। जब बच्चा अपने आप से बातें करता है तो इस बायोगॉस्की ने उसको कहा था वो प्राइवेट स्पीच है। बच्चा अपने विचारों को रेगुलेट माने नियंत्रित करने के लिए या समन्वय करने के लिए अपने आप से बातें करना, अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए अपने आप से बातें करता है। इन बातों को ही उसने कहा था प्राइवेट स्पीच या निजी भाषण। अगली जो थ्योरी है, अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का पढ़िए, आपके दिख रहा होगा। तीसरा, बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है इंग्लिश में क्या है? गलत है क्वेश्चन। इसका जो सही नाम है वो है मल्टीपल फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी। क्या नाम है इसका? मल्टीपल फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी। जो ये किसने दिया? ये एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी का दिया था। ठीक है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी को दिया था। अब बात करते हैं पहला ऑप्शन जेपी गिलफोर्ड। तो जेपी जो गिलफोर्ड ने दिया था, उनकी जो बुद्धि का जो सिद्धांत था वो था 3D मॉडल इंटेलिजेंस थ्योरी, या इसको कहते हैं हम जो है इंटेलेक्ट मॉडल
इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है, ऐसे कहते हैं। इंटेलेक्ट थ्योरी भी कहते हैं। 3D मॉडल जो है या 3 डायमेंशनल जो बुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया? तो 3 डायमेंशनल बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था तो वो दिया था अपना किसने? वो दिया था इसने क्या नाम है, जेपी गिलफोर्ड ने, ठीक है। और ईएल थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया? तो ईएल थॉर्नडाइक ने मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, बहुकारकों का सिद्धांत, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। अब चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या दिया था? तो चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी का नाम है 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर कौन कौन से? तो पहले फैक्टर का नाम दिया था सामान्य बुद्धि या जनरल इंटेलिजेंस। दूसरे फैक्टर का जो नाम दिया था वो दिया था स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या विशिष्ट बुद्धि। अब बात करते हैं हम किसकी? चौथा जो इसमें दिया हुआ है, चौथा डिस्ट्रैक्टर है जिसका नाम हार्वर्ड गार्डनर। क्या है? हार्वर्ड गार्डनर। मेरे पहले दोस्तों एक चीज और बता दूं कि देखो जो क्वेश्चन लिखा होता है ना इसे कहते हैं स्टेम। क्या कहते हैं इसको? स्टेम कहते हैं। और जो ऑप्शन होते हैं तो एक होता है आंसर, उसको छोड़कर जितने ऑप्शन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्टर। क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्टर। तो जैसे इसमें स्टेम क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेम है वो है प्रश्न। प्रश्न का नाम क्या है? प्रश्न में क्या लगा? बुद्धिमानी के यानी बुद्धिमत्ता के बहुआयामी सिद्धांत प्रश्न प्रस्तावित किया, ये है स्टेम, ठीक है, इस एमसीक्यू का। और जो डिस्ट्रैक्टर कौन है? तो जेपी गिलफोर्ड, चार्ल्स स्पीयरमैन और जो हार्वर्ड गार्डनर, जो 3 ऑप्शन है ये है डिस्ट्रैक्टर। और इसका आंसर कौन है? तो ये है आंसर नंबर 2, ये है आंसर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हार्वर्ड गार्डनर की। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी थ्योरी का जो नाम है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत। मल्टीपल है, समझ में बात की, वो मल्टी फैक्टर था। अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें तो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, ठीक है। तो ये है मल्टीपल, किसका? हार्वर्ड गार्डनर का। तो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी और उन्होंने बुक लिखी थी 1983 में, द फ्रेम्स ऑफ माइंड, माने मस्तिष्क के फ्रेम, ठीक है। और इनकी जो और उन्होंने जो है सामान्य बुद्धि को जो है इस बुक्स में जो है 7 प्रकार में बांटा था। कितने में? जब 1983 में जब इनकी जो बुक आई थी द फ्रेम्स ऑफ माइंड, तो तब उन्होंने मुख्य रूप से 7 बुद्धि दी थी, ठीक है। पर 1998 में एक बुद्धि और जोड़ी, उस बुद्धि का नाम था नेचुरल बुद्धि। और फिर 2000 में एक बुद्धि और जोड़ी और वो थी एग्जिस्टेंशियल बुद्धि या अस्तित्ववादी बुद्धि, वो जोड़ी थी सन 2000 में। तो कुल मिलाकर अभी तक जो है हार्वर्ड गार्डनर के जो है सिद्धांत में 9 बुद्धि बताई गई। कितनी? 9 बुद्धि बताई गई। और ये जो फ्रेम्स है माइंड में, फ्रेम्स को बोला गया, बुद्धि के प्रकार को फ्रेम्स बोला है इन्होंने, ठीक है। तो जो फ्रेम्स बताए उन्होंने कुल मिला के प्रारंभ में 7 बताए, फिर इसमें एक जोड़ी 1998 में 8 और अब हो गए 9। अब कौन कौन से फ्रेम्स हैं, ठीक है, अब कौन कौन से फ्रेम्स है? तो मेरे प्यारे दोस्तों एक ट्रिक है मेरे पास, अगर आपको याद रखना हो तो रख सकते हो। LLISBMNE, तो इसको अगर पढ़ेंगे ली सब मने, LLI फिर SBMNE, आप लिख लोगे ऐसे कैपिटल लेटर में लिखो ये ट्रिक, LLISBMNE, ठीक है। तो डबल एल है तो एल, इस पहली एल का मतलब है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि। दूसरे एल का मतलब है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि। पर डबल एल के बाद डबल आई है, माने तो एक पहली आई क्या बताएगी? तो ये इसका मतलब है कि क्या बोलते हैं उसको, इसका मतलब होगा अपना आई का मतलब होगा यहाँ पे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसे कहते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। क्या कहते हैं? अंतरावैयक्तिक बुद्धि। एक होती इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब एस, डबल एल होगा डबल आई होगा, अब होगा एस, एस माने स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं स्थानिक बुद्धि। और बी का अर्थ क्या है? अब सब माने एस, सब एस माने फिर बी आएगा। बी का मतलब है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि शारीरिक, ठीक है, शारीरिक बुद्धिमत्ता। और एम का मतलब है म्यूजिकल इंटेलिजेंस है संगीतज्ञ बुद्धि। और एन का मतलब है नेचुरल इंटेलिजेंस है प्राकृतिक बुद्धि। और ई का मतलब है एग्जिस्टेंशियल या अस्तित्ववादी बुद्धि, जो 2000 में जोड़ी गई थी। तो नेचुरल बुद्धि 1998 में और जो एग्जिस्टेंशियल बुद्धि है वो 2000 में जोड़ी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। आप चाहो तो ध्यानपूर्वक सुनकर इस लेक्चर को नोट भी करते चलोगे या रिवाइज करते चलोगे। मैं इस प्रकार इसलिए करवा रहा हूँ कि आप जब ये टाइम दो, तो जब ईयरफोन लगाओगे ना कान में, तो आपको बार बार वो चीज़ें झूमें, ठीक है, और आपको याद होता चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, इसमें गणित में उत्कृष्टता प्राप्त, मैं क्वेश्चन थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ फिर मैं उस पर। तो एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है
वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा ना कर पाए। यह अवलोकन किसका विरोध करता है, मतलब किस थ्योरी का ये विरोध करता है? तो बुद्धिमत्ता के दो कारक सिद्धांत, तो बुद्धिमत्ता का जो दो कारक सिद्धांत वो किसने दिया था? बुद्धिमत्ता चार्ल्स स्पीयरमैन ने, ठीक है। तो एक जनरल इंटेलिजेंस और एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। अब बुद्धिमत्ता का एकल सिद्धांत, तो कौन बता रहा है कि बुद्धिमत्ता का एकल सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धिमत्ता का एकल सिद्धांत दिया था, वो दिया था किसने? अल्फ्रेड बिने ने सन 1905 में या 1911 में, ठीक है, फ्रांस 1911 में दिया था। बिने और साइमन ने इसको मिलकर दिया था, ठीक है। इसको कहते हैं वन फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी, ठीक है, या बुद्धिमत्ता का एकल सिद्धांत, और भी नाम है इसके। एक खंड सिद्धांत, बुद्धिमत्ता का एक खंड सिद्धांत, बुद्धिमत्ता का एक तत्व सिद्धांत, बुद्धिमत्ता का एक घटक सिद्धांत, या बुद्धिमत्ता का एक इकाई सिद्धांत, ठीक है कि नहीं। ये जो है सबसे पहला और सबसे पुराना, अगर कोई पूछे कि सबसे पहला बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है, तो यही सिद्धांत है जिसे सन 1911 या कई में 5 भी दी हैं किताबें, तो 1905 या 1911 में अल्फ्रेड बिने और साइमन ने दिया था। बिने इसमें, ठीक है, मुख्य है, और जॉनसन ने इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा था, ठीक है। इसका मानना ये था वन फैक्टर थ्योरी का कि प्रत्येक मनुष्य के जो है, मनुष्य के पास एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, मतलब एक ही कारक होता है बुद्धि का, और वही कारक होता है। जब एक ही कारक है तो यानी कि यदि ये कहना ये चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति एक विषय में कमजोर है तो वो सभी विषयों में कमजोर होगा। यानी कि एक व्यक्ति यदि एक क्षेत्र में कमजोर, ज्ञान के एक डोमेन में कमजोर है, तो ये कहता था कि सभी में होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि तो एक ही है, बुद्धि तो एक ही कारक है ना, इसके पास तो एक ही बुद्धि है, एक ही प्रकार, तो वो सभी में कमजोर होगा। तो अब इसमें तो उल्टा क्वेश्चन पूछा गया, एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा तो शायद कर पाए। तो ये कह रहा है कि देखो कि माने अगर गणित में अच्छा नहीं कर पाए तो हो सकता है कि नागरिक शास्त्र में सिविक्स में अच्छा कर पाए। तो ये किसका विरोध है? तो ये विरोध है एकल कारक सिद्धांत का। क्यों? एकल कारक सिद्धांत कहता है यदि गणित में कमजोर है तो वो नागरिक शास्त्र में भी होगा, भूगोल में भी, सब में होगा, यानी कि भूगोल में भी होगा, समाजशास्त्र में भी होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब में होगा, ठीक है। तो ये किसका विरोध करती है? ये वाली बात, ये विरोध करती है बुद्धिमत्ता का एकल कारक सिद्धांत का विरोध करती है। ये बात जो लिखी हुई है स्टेम के रूप में, जो क्वेश्चन के रूप में लिखी है, इस बात का जो है ये विरोध करते हैं। बुद्धिमत्ता के 3 कारक सिद्धांत, देखो मेरे पहले स्पीयरमैन को कई बार कहते हैं 3 कारक सिद्धांत, वास्तव में रियल में उन्होंने 3 कारक सिद्धांत नहीं दिया, ठीक है, और कोई 3 कारक सिद्धांत आया भी नहीं है, ठीक है। अब बुद्धिमत्ता के बहुआयामी सिद्धांत, तो बहुआयामी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? हॉवर्ड गार्डनर ने। तो अभी पढ़ा चुका हूं मैं, तो बार बार डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन, किसकी? चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा 6 की छात्रा रूपा कहानियों की किताब पढ़ना पसंद करती है। उसे अपनी कक्षा में सबसे अधिक किताबें पढ़ी हैं और अपने शिक्षकों की चहेती है। छात्र क्या है? अपने माता पिता को आनंद देखना चाहती है, आंतरिक रूप से अभिप्रेत है, बाहरी रूप से अभिप्रेत है, अच्छे अंक पाने की चाहत है। देखो यदि वह जो है अपने माता पिता खुश करने का प्रयास करेगी तो देखो ये बाहरी है। क्या है बाहरी? जब कोई दो में पहले आंतरिक मोटिवेशन और बाह्य मोटिवेशन, मैं इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन का आंसर समझा देता हूँ। देखो इंटरनल मोटिवेशन का अर्थ है जब किसी चीज को करने का जो वो है वो उसके आंतरिक जड़ों से जुड़ा हो, उसकी एक तरीके उसकी मन मस्तिष्क से जुड़ा हो, उसके कोई बाहरी प्रभाव ना हो, किसी बाहरी कार्य के लिए, किसी बाहरी फायदे के लिए, किसी बाहरी पर्सन के लिए या किसी बाहरी फिनोमेना के लिए, किसी भी चीज के लिए जब ना कर रहा हो, वो केवल और केवल अपनी आंतरिक चीजों से जुड़ी हो, उसकी वो काम कर रहा हो जिसको आंतरिक खुशी मिले, आंतरिक चीजों से जुड़ी हो उसकी, समझ रहे हैं, वो करना चाहते हो, वो होता है आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन। और जब किसी बाहरी चीज के दबाव में, जैसे कई लोग तुमने देखा होगा कि कोई दोस्त पढ़ेगा तो वो पढ़ते हैं, तो बताओ इंटरनल मोटिवेशन है कि एक्सटर्नल? तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। क्या है? बाहरी अभिप्रेत है, क्योंकि वो उस दोस्त के जेलसी कह लो या उस दोस्त के कंपटीशन में पढ़ रहा है, उसको आंतरिक मोटिवेशन नहीं है कि वो अपने आनंद के लिए नहीं पढ़ रहा है। समझ में बात की नहीं? तो आंतरिक का अर्थ है कि उसकी जो मूल है, उसका जो जड़ें हैं, वो उसकी जो है उसकी मन मस्तिष्क से जुड़ी होनी चाहिए, उसकी गहराई आत्मा और मन मस्तिष्क से जुड़ी होनी चाहिए। और एक्सटर्नल का अर्थ है किसी बाहरी कारक के दबाव, प्रभाव या कॉम्पिटेंस, इसके प्रभाव में जब काम करता है या कोई बाहरी चीज पाना चाहता है, तो वो क्या होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन
होता है। तो देखो अपने माता पिता को आनंद देखना चाहे तो माता पिता तो बाहर ही है ना, उसकी जो आत्मा है, मन मस्तिष्क, उसका जो आनंद की वो तो मतलब वो तो खुद में होना चाहिए ना, तो वो दूसरों को खुश करना चाहते हैं, यानी कि वो बाहरी अभिप्रेत है, ठीक है। दूसरा तो इसका अर्थ तो पहला ऑप्शन तो बाहरी अभिप्रेत है, ठीक है। लेकिन जो इसमें क्या है कि बच्चा स्वयं देखो अपने आप अधिक किताबें पढ़ रहा है, ठीक है, और अपने जो है शिक्षकों की सबसे चहेता भी है रहेगा, क्योंकि उसको मजा आ रहा है पढ़ने, आनंद की अनुभूति हो रही है पढ़ने में, इसलिए तो पढ़ रहा है वो, तो पढ़ना पसंद करती है। ये देखो क्वेश्चन, पढ़ना पसंद करती है, यानी कि जो मन मस्तिष्क से जुड़ा है, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है उसे इंटरनल रूप से, इसलिए आंतरिक मोटिवेशन का उदाहरण है। बाह्य रूप से अभिप्रेत बिल्कुल नहीं है। यदि वो इसलिए पढ़ती कि वो टीचर खुश रहें, या मम्मी पापा खुश रहें, या अच्छे अंक आए, या पहली रैंक आ सके, या किसी पुरस्कार के उसमें कि अगर मैं ज़्यादा पुस्तकें पढ़ लूँगी या अच्छे तो मतलब मुझे पापा इनाम देंगे, तो वो बाय मोटिवेशन होगा। लेकिन भाई अपने आनंद के लिए पढ़ रहे कि उसको अच्छा लगता है, उसको पसंद है, उसकी आत्मा में मतलब एक तरीके से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये पांचवा क्वेश्चन आपको आंतरिक मोटिवेशन और बाह्य मोटिवेशन समझ में आ गया। तो आंतरिक मोटिवेशन बच्चे के मन मस्तिष्क की गहराई से जुड़ा होता है और बच्चा अपने लिए करता है, इसमें बच्चे को मजा आता है इसलिए करता है, समझ बात की नहीं। और बाह्य मोटिवेशन वो बाह्य लोगों को खोज करने, किसी दूसरी चीज़ को पाने के लिए, या बाह्य लोगों के प्रभाव में करता है, या किसी भी बाह्य कारक के प्रभाव में जब कोई काम किया जाता है तो वह व्यक्ति हमेशा बाह्य मोटिवेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं छठवां क्वेश्चन, खेलते हुए सीखने में प्ले वे विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? तो केवल संज्ञानात्मक विकास, तो ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, केवल शारीरिक विकास, ओनली फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ओनली या अफेक्टिव डेवलपमेंट। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब बच्चा खेल रहा होगा तो देखो वहाँ पर उसको क्या अपनी संज्ञान भी यूज करना पड़ रहा है, उसको शरीर भी यूज करना पड़ रहा होगा, और उसको उसकी भावनाएं भी यूज करनी पड़ती है। तो एक प्लेवे जो मेथड होती है वो एक सबसे अच्छी मेथड है, जो तीनों जो ब्लूम्स की टेक्सोनोमी बताएगा ना अपना, कॉग्निटिव और अफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव ने अफेक्टिव, तो ये तीनों ही को जो है प्लेवे मेथड एक साथ में लागू करती है। तो ये जो है प्लेवे मेथड सबसे अच्छी मेथड इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें बच्चे के तीनों ही विकास के जो प्रमुख क्षेत्र हैं जिसे ब्लूम्स ने बताए उन पर ध्यान दिया, उनका प्रयोग होता है, ठीक है, इसलिए इसको सबसे अच्छी मेथड माना जाता है। तो हमें अभी वर्तमान में जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है, जो प्रगतिशील उपागम है, इसके अंतर्गत भी हमें ये ज़्यादातर ये जो है स्टूडेंट सेंटर्ड और प्लेवे मेथड या क्या बोलते हैं विधियों का उपयोग करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है छठवां, वो कक्षाओं में शिक्षण यंत्रों को किसने लोकप्रिय किया? सबसे पहले कक्षाओं में जो शिक्षण यंत्र क्या है, देखो थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में यही यंत्र पड़ता है, थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है ये क्वेश्चन। तो शिक्षण यंत्र में लर्निंग मशीन, तो आपको यदि पता होगा तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी पर आधारित होती है लर्निंग मशीन। क्या होती है लर्निंग मशीन? तो उस पर एक थ्योरी दी थी, तो बीएफ जो स्किनर का सिद्धांत था, उस पर आधारित ही प्रोग्राम लर्निंग जो बना, जो मशीन पर आधारित जो लर्निंग थी, प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं इसे, उसका जो है उसको विकसित किया गया था बीएफ स्किनर के द्वारा। तो ठीक है, तो कक्षाओं में शिक्षण यंत्रों को किसने लोकप्रिय किया था? तो वो किया था बीएफ स्किनर, ठीक है, ब्रॉड फ्रेडरिक स्किनर, इनका पूरा जो नाम है वो है ब्रॉड, ठीक है, नहीं, ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है। तो जो है स्किनर ने जो है लर्निंग मशीन की सबसे पहले बात की है, और इन्हीं के सिद्धांत पर आधारित सभी जो है लर्निंग मशीन आधारित होती हैं, ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी क्या है? तो मारिया मॉन्टेसरी जो है एक रचना जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जो क्या रही हिमायती रही है, इसको आगे बढ़ाया। प्याजे भी पढ़ाया हूँ। थॉर्नडाइक क्या? तो थॉर्नडाइक क्या थे? अधिगम में, तो अधिगम में इन्होंने क्या दी थी? तो अधिगम में जो है इन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, अधिगम के नियम दिए हैं। तो 3 थे इनके मुख्य नियम, कौन कौन से? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, और क्या? प्रभाव, अभ्यास और तत्परता का नियम, और 5 इनके उपनियम थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलता है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? तो देखिए, प्रभावी शिक्षण करना चाहते हैं तो प्रभावी शिक्षण का जो विज्ञान होता है वो होता है एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र, ठीक है। क्या होता है? पेडागोजी शिक्षा शास्त्र, ठीक है कि नहीं। तो निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? तो हम किस प्रकार से एक इफेक्टिव तरीके से जो है टीचिंग कर सकते हैं या फैसिलिटेशन कर सकते हैं, इसका जो अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है? पेडागोजी कहलाता है, शिक्षा शास्त्र कहलाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पेडागॉग का अर्थ क्या होता है। तो पेडागॉग का अर्थ पेडा प्लस गॉग से मिलकर बना। पेडा का अर्थ होता है चाइल्ड, गॉग मतलब टू लीड द चाइल्ड।
तो पैडा का अर्थ होता है चाइल्ड और गॉग का अर्थ होता है, क्या होता है गॉग का अर्थ? तो गॉग का अर्थ होता है टू लीड द चाइल्ड। तो सीधी सी बात, टू लीड, तो इसका पैडागॉग यानी कि पैडागॉग का अर्थ होगा कि टू लीड द चाइल्ड, किसी बालक को अधिगम में लीड करना या अधिगम में उसके साथ चलना, अधिगम में उसको आगे बढ़ाना ही पैडागॉग कहलाता है। एक टीचर को पैडागॉग होना जरूरी है, ठीक है, और उसके अध्ययन को पैडागॉजी कहते हैं। किस प्रकार से हम बच्चे को उसके अधिगम में क्या कर सकते हैं, उसके अधिगम में आगे ले जा सकते हैं, उसके अधिगम में आगे बढ़ा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सबसे पहले, तो उसको हम पैडागॉग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहली बात होगी तो बात करेंगे पैडागॉग जो शब्द है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम। तो इसकी जो सबसे पहले जो उपयोग किया था वो मुझे अभी टिप ऑफ द टंग हो रहा है, मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, चलो चलते हैं। मानव विकास के प्रक्षेत्र डोमेन क्या है? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मानव विकास के 3 प्रमुख डोमेन होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉग्निटिव, ये संज्ञानात्मक, एक होता है कॉग्निटिव जिसे कहते हैं अपन शारीरिक या मनो, ठीक है, शारीरिक या मनोक्रियात्मक। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है इफेक्टिव या भावनात्मक। ठीक है, तो इसमें कहाँ पर है, देखो शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक। ठीक है, ये क्षेत्र क्या है? ठीक है, तो इसमें कहाँ पर है अपन देख लेंगे, दे मनोवैज्ञानिक, ठीक है, संज्ञानात्मक और शारीरिक। तो देखो ये गलत है, ये जो है गलत है, मनोवैज्ञानिक कोई भी नहीं होता है। तो ये जो है आंसर ने गलत मान लिया था डी पर, ये था ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक। ठीक है, शारीरिक, भावनात्मक या संज्ञानात्मक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी इसकी गलत लग गई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, मनोगत्यात्मक। ठीक है, मनोगत्यात्मक। ठीक है, चलो अब होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, अ चाइल्ड कैपेबल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इन द डेस्क पीरियड। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो है अपना कौन भाई साहब थे, तो सबसे पहली बात करेंगे जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो सिद्धांत है दिया है। किसका सिद्धांत दिया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। इन्होंने स्टेज थ्योरी दी है। क्या दी? स्टेज थ्योरी दी है। तो पहली स्टेज का नाम था इनका सेंसरी मोटर ऑपरेशनल स्टेज, संवेदी गामक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की जो उम्र थी वो थी 0 से लेकर 2 वर्ष। इसकी बात करें तो बच्चा इसमें क्या करता है, इसमें दृष्टि से ओझल तो दिमाग से ओझल, यानी इसमें क्या होता है कि यदि आप कोई भी चीज़ बच्चे के सामने है और तो यदि आप फेंक दो और उसको फिर छुपा लो तो बच्चे को यदि दिखेगी नहीं तो वो सोचेगा इसने फेंक दी, भला ही उसको नहीं दिखी उस बात के वो फेंकी या नहीं फेंकी। तो इसकी बात करें तो इसमें जो बच्चे को, चलो थिंकिंग की बात करें तो इसमें बच्चा जो है सेंसरी थिंकिंग कर पाता है, यानी कि अपने जो सोच विचार के जो मुख्य उपकरण होते हैं वो उसका बॉडी होती है। ठीक है, दूसरा जो इसका होता है वो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करेंगे अपन। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा जो सोच पाता है या जो समझ पाता है वो उसका जो होता है वो होता है सिंबॉलिक थिंकिंग। क्या करता है बच्चा यहाँ पर? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है बच्चा प्रतीकात्मक चिंतन करता है। और तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर बच्चा मूर्त चिंतन कर पाता है और थोड़ा थोड़ा इसमें जो है क्या शुरुआत हो जाती है, किसकी शुरुआत? लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत हो जाती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यहीं पर पूरा इंडक्टिव या डिडक्टिव कह सकते हैं, डिडक्टिव थिंकिंग, और जो यहाँ पे पूरी लॉजिकल थिंकिंग का विकास होता है चौथी स्टेज में। ठीक है, तो 4 स्टेज हैं, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 से 11 वर्ष, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज वो इसका क्या है 11 प्लस के लिए होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो पहले में जो चिंतन करता है वो करता है किससे? सेंसरी में करता है, सेंसरी जो थिंकिंग करता है, दूसरे में सिंबॉलिक थिंकिंग करता है, तीसरे में जो है हमारा जो तीसरे का नाम क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और मूड चिंतन कर पाता है, मैं कॉन्क्रीट थिंकिंग कर पाता है। और चौथा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यहाँ पर पूर्णतः लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है, और जो इंडक्टिव थिंकिंग जो है, ठीक है, इंडक्टिव जो थिंकिंग है वो यहाँ पर बच्चे में वो डिडक्टिव थिंकिंग जो है बच्चे में पूर्णतः आ जाती है। ठीक है, अब चलते हैं व्यक्तित्व का मतलब क्या है। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ पर्सनालिटी। देखो एक किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके ऑल एस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन वो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्सनालिटी कहलाती है। पर्सनालिटी पर्सोना लैटिन भाषा के पर्सोना से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा होता है। ठीक है जी, तो पहला ऑप्शन होगा एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू। ठीक है, शारीरिक मानसिक, तो ये तो एक टुकड़े हैं इसके, है ना, ये सबसे ब्रॉड है। पहला जो ऑप्शन हो ब्रॉड है, इसमें सब समझ आएंगे, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, नैतिक, नैतिक, सामाजिक, जो है एक तरीके से धार्मिक, सारी चीज़ समझ आएंगी इसमें। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। अगर सभी जानवरों के पास 4 पैर होते हैं और यदि एक टेबल में 4 पैर हैं तो टेबल भी एक जानवर है, इस प्रकार के तर्क को क्या कहते हैं? देखो दोस्तों, जब हम एक को, जैसे कोई भी एक चीज़ होती है उसका जनरलाइजेशन दूसरे पर लागू कर देते हैं, उसे हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। क्या कहते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग, या इसको कहते हैं निगमनात्मक तर्क। जैसे कैसे? जैसे मान के चलो एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो आपने देखा कि आपको मान के चलो 1 महीने में 4 लोग दौड़ते हुए दिखे, और आपने चारों ही केस में ये देखा कि चारों ही व्यक्ति इसलिए दौड़ रहे थे क्योंकि ट्रेन छूट रही थी। अब जब 5वां व्यक्ति ट्रेन पर दौड़ रहा था तो आपने डायरेक्ट सोचे बिना कि क्यों दौड़ रहा है, उसने आपने कह दिया इसकी ट्रेन छूट रही है। तो ये आपने यहाँ पर डायरेक्टिव थिंकिंग की, आपने उसको एनालिसिस तो नहीं किया उसका कि क्यों दौड़ रहा है, तो आपने डायरेक्ट सोच लिया कि ये ऐसा होगा, ठीक है। तो जब हम पूर्व जो है सामान्यीकरण के आधार पर जब अगली प्रिडिक्शन कर देते हैं तो हम कहते हैं क्या? इसे कहते हैं हम डायरेक्टिव रीजनिंग, या इसको क्या है? निगमनात्मक चिंतन। क्या है? निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। अब आगमनात्मक चिंतन क्या होता है? तो आगमनात्मक चिंतन का अर्थ होता है कि हम प्रत्येक एस्पेक्ट को देखते हैं, उसके साथ विश्लेषण करते हैं, तब उससे एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए जो चिंतन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निगमनात्मक चिंतन, आगमनात्मक चिंतन या इंडक्टिव थिंकिंग या रीजनिंग कहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक चीज को देखा जाता है, इंडिविजुअल केस को अलग अलग देखा जाता है, और जब हम उसको जो है अलग अलग जो है चीजों को देखते हैं, इसमें होता है आगमनात्मक। इसमें सामान्यीकरण बाद में किया जाता है, पहले इसमें विश्लेषण करते हैं, फिर उस पर जो है अंत में उसको डिडक्शन करते हैं या निगमन करते हैं, ठीक है। अब अनुरूप तर्क क्या होता है? एनालॉजी रीजनिंग क्या? एनालॉजी का क्या अर्थ होता है कि यदि दो लोगों का संबंध ऐसा है तो उन्हीं के समान जब दो लोग मिलेंगे आपको तो उनमें भी वही संबंध होगा। जैसे आप एनालॉजी पढ़ी हुई कहाँ पर? रीजनिंग में। जैसे मैंने लिखा 2:4 और फिर मैंने लिख दिया समान अनुपात। अब बताओ क्या आएगा आंसर? तो आपको आंसर, और मैं लिख दिया, एक काम करता हूँ, मैं एक दे देता हूँ क्वेश्चन, 2:4, फिर लिखा मैं समानुपाती 3 और अनुपात और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्या लिखोगे? अब आपने देख लिया कि 2 का स्क्वायर है 4, तो जो ही संबंध हुआ अगले में, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, तो आपने क्या लगा दिया? 9 आंसर लगा। इसे कहते हैं अनुरूप। माने जब दो चीजों में कोई समानता दिखाई देती है तो उस समानता के आधार पर अगली समस्या को हल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एनालॉजी रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। काल्पनिक तर्क, तो काल्पनिक तर्क सीधी बात है, कल्पना कोई तर्क होता नहीं वैसे काल्पनिक तर्क, तो लेकिन एक हम कह सकते हैं इमेजिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज, माने मानव में जो है विकास की दिशा होती है, तो देखो विकास की दिशा का सिद्धांत, माने विकास एक निश्चित दिशा में, देखो विकास का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है विकास एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है, ठीक है, ये है। और ये 2 प्रकार की दिशाएं बताई गई हैं। कैसी? 2 प्रकार। एक होता है सेफेलोकॉडल, एक होता है सेफेलोकॉडल समझ में आ गई, और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो देखो सेफेल मान होता है मस्तिष्क, और कॉर्ड का अर्थ होता है पैर यानी कि एड़ियां। तो सेफेलोकॉडल का अर्थ है यानी कि जो विकास होता है वो मस्तिष्क से लेकर पैर की ओर चलता है। इसका अर्थ ये है कि बच्चे का सबसे पहले विकास जो होता है वो होता है मस्तिष्क का, और फिर होता है नीचे की ओर। सबसे पहले मस्तिष्क पर वक्ष का होगा, है ना, फिर पैरों का होगा, फिर नीचे जाके जो पंजों का होता है। यानी कि जो विकास का जो क्रम चलेगा वो मस्तिष्क से नीचे की ओर चलता है। यही रीजन है कि सबसे पहले जो बच्चा जो सर उठाना सीखता है 4 से 6 महीने 4 महीने में जो सर उठाना सीखता है ना बच्चा, तो सबसे पहले सर ही उठाना सीखता है, फिर अपनी वक्ष उठाना सीखेगा, फिर घुटनों के ऊपर चलेगा, फिर वो जो है बैठना सीखेगा, और फिर खड़ा होना सीखेगा, और फिर वो चलना सीखेगा। इसलिए ये क्रम है, क्योंकि पहले सर को साधना सीखेगा, ठीक है। और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सी का अर्थ होता है, ये जो है एक तरीके से ग्रीक वर्ड है, प्रॉक्सी का अर्थ होता है सेंटर। तो सेंटर माने होता है केंद्र से बाहर परिधि की ओर, यानी कि सबसे पहले अपने शरीर का केंद्रीय भाग विकसित होगा। जैसे मान के चलो सबसे केंद्र में स्पाइनल कॉर्ड है, तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड विकसित होगी, और फिर मान के हृदय चक्का, उसमें हृदय होगा, फिर उसके बगल में मान के चलो क्या है उसके, तो यानी कि आप ये केंद्र से परिधि की ओर विकास होगा। यानी कि अगर बात करेंगे अपन तो जो सेंटर की ओर जो अंग होंगे वो सबसे पहले विकसित होंगे, फिर जो बाहर की ओर जाएंगे फिर उन पर उनका विकास होता है, ठीक है। तो 2 दिशाएं बताई गई हैं। तो विकास के दिशा के सिद्धांत में 2 प्रकार की दिशाओं की बात की गई है। एक है सेफेलोकॉडल, ठीक है, तो सेफेलोकॉडल इसे कहते हैं मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसे कहते हैं निकट से दूर सिद्धांत, निकट दूर सिद्धांत, ठीक है। तो ये दोनों होगा। तो अब इसमें कौन सा है? सेफेलोकॉडल, और सेफेलो मस्तिष्क से, कॉडल माने
सिर की ओर, पैर की ओर। तो सेपेलो माने सिर और कॉर्डल माने पैर, तो सिर से पैर की ओर, ये सही है सिद्धांत। पहला डिस्टल टू प्रोक्सिमो, ये गलत है। डिस्टल माने, डिस्टल का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, परिधि, और प्रोक्सिमो क्या हुआ, केंद्र, तो ये तो गलत होगा, उल्टा है ना, केंद्र से परिधि की ओर होता है, तो प्रोक्सिमो डिस्टल होता है, ना कि डिस्टल टू प्रोक्सिमो। कॉर्डल टू सेपेलो गलत है, पैर से सर की ओर नहीं, सर से पैर की ओर। ओनली सेपेलो, ये कोई ओनली सेपेलो होते ही नहीं है कुछ भी। तो चले अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको एक एक चीज। मिस्टर साजिद द सोशल स्टडीज टीचर गिव एन असाइनमेंट टू हिज स्टूडेंट। तो जो साजिद हैं वो एक सोशल स्टडीज के टीचर है, जो सामाजिक अध्ययन है उसके एक शिक्षक हैं, कौन, साजिद जी, ठीक है। वो अपने बच्चों को एक क्या देते हैं, जो है एक सत्र कार्य असाइनमेंट देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट अपने स्टूडेंट को। हाउ टू अवॉइड ट्रैफिक जाम्स इन द सिटी, हम किस प्रकार से जो है, जो सिटी हैं, बड़ी बड़ी सिटी हैं, उनमें जो है क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक को कम कर सकते हैं, ठीक है। द टीचर वांटेड टू प्रमोट, तो अब बच्चों को ये असाइनमेंट दिया गया कि आप घर से इस पर जो असाइनमेंट बना के लाओ कि हम कैसे जो मेट्रो सिटी है, बड़ी बड़ी सिटी हैं, उनमें जो बहुत घंटों या दिन दिन भर जो जाम लगा रहता है, उस जाम को कैसे कम कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, ठीक है क्या नहीं। तो इस पर आप घर से बनाए, तो जो टीचर साजिद जी हैं वो बच्चों में किस प्रकार का चिंतन विकसित करना चाहते हैं। तो पहला बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कन्वर्जेंट का अर्थ होता है कि जब हम एक किसी टॉपिक का विश्लेषण करते हैं, एक पॉइंट पर एक जो है बिंदु, एक किसी भी बिंदु का, एक किसी भी विषय वस्तु का को विभिन्न एस्पेक्ट पर सोचकर जब उसे दोबारा से जोड़ते हैं, एक बिंदु पर लाते हैं, यानी कि हम एक बिंदु से जोड़ के विभिन्न एस्पेक्टों को जब एक साथ परोते हैं, तो उसे कहते हैं हम क्या, कन्वर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट क्या होता है, जब एक तथ्य को विभिन्न संदर्भ से जोड़कर, विभिन्न जो है अलग अलग चीज़ों से जोड़कर उसमें थिंकिंग करते हैं, अलग अलग उसके टुकड़े कर करके अलग अलग थिंकिंग करते हैं विशिष्ट टुकड़े पर, तो उसे हम कहते हैं क्या, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो देखो इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चों के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों ही थिंकिंग विकसित करना चाहता हो, ठीक है। मेरे अनुसार ये आंसर होना चाहिए था, पता है क्यों, इसका आपको आंसर देता हूँ, क्योंकि अब एक बात समझने का प्रयास करो, लेकिन ये इसलिए नहीं होगा, हाँ अब मैं समझा देता हूँ कि ये होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक बहुत बारीकी है। उसमें कहा कि बच्चों को अलग अलग असाइनमेंट दिया, तो प्रत्येक बच्चा अलग अलग एस्पेक्ट लेके आएगा स्कूल में, तो टीचर ये चाहता है कि बच्चे अलग अलग तरीके से असाइनमेंट करके लाएंगे, अलग अलग सोच होगी, अलग अलग, तो सब बच्चों को एक दूसरे के विचार मिल जाएंगे, तो बच्चों के अंदर किसका विकास होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास हो जाएगा। मैंने एक बिंदु कौन है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम एक पॉइंट है, एक तथ्य है, एक माना कंसेप्ट है, इस पर उन्हें विभिन्न विचार मिल जाएंगे, तो वो कौन सी थिंकिंग प्रयास करते, तो वो जो विकसित करना चाहता है कि एक बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, और सभी विचार पूर्णता ना तो सत्य होंगे ना ही पूर्णता असत्य होंगे, तो इसे ही कहते हैं हम क्या, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो वो मुख्यतः इसलिए इसका आंसर डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया क्योंकि वो सभी अलग अलग मतलब शिक्षक बच्चों को असाइनमेंट दिया, तो बच्चे अलग अलग थिंकिंग लिख कर लाएंगे, अलग अलग थिंकिंग बताएंगे, अलग अलग अपने अपने जो है जो वो सोच कर आए वो बताएंगे, तो विभिन्न प्रकार की एक तथ्य से जुड़े विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त, विभिन्न प्रकार के विचार प्राप्त होंगे। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास होगा कि एक वस्तु के कितने पहलू हो सकते हैं, या एक विषय वस्तु के कितने पहलू हो सकते हैं, ठीक है। अगला, परीक्षण और त्रुटि शिक्षण का सिद्धांत जो है किसने दिया है, तो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया है, तो E.L. थॉर्नडाइक साहब हैं जी। तो E.L. थॉर्नडाइक साहब की बात करेंगे तो इसने क्या दिया है, E.L. थॉर्नडाइक की बात करें तो E.L. थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम सिद्धांत दिया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्या दिया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है, तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की जो क्या है ये सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो E.L. थॉर्नडाइक ने दिया, ये अधिगम से जुड़ी बात है। दूसरा कॉल्ब, तो जो कॉल्ब जो मॉडल है वो लर्निंग स्टाइल से भी जुड़े हैं कॉल्ब जी, ठीक है। और ये हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि से जुड़े हैं, और विलियम हरमन, तो विलियम हरमन पर्सनालिटी से भी जुड़े हैं, और ये काउंसलिंग से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं अब किसकी, अब बात करें थॉर्नडाइक के सिद्धांत की, ठीक है। तो देखो थॉर्नडाइक जी ने सिद्धांत दिया वो 1913 में दिया था, उनकी बुक्स थी एजुकेशन साइकोलॉजी, क्या थी, एजुकेशन साइकोलॉजी। इनके सिद्धांत के विभिन्न नाम है, मैं बता देता हूँ। थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म, इसे कहते हैं थॉर्नडाइक का संबंधवाद। दूसरा नाम है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तीसरा है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का बंध सिद्धांत, बॉन्ड मान बंध सिद्धांत, ठीक है। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्रत्यय एवं त्रुटि का सिद्धांत। इनका जो पूरा नाम था वो था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी
कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान को शिक्षा से जोड़ा था, मनोविज्ञान का उपयोग करते हुए उन्हें शिक्षा से जोड़ा था और सबसे पहले उन्हें प्रभाव का नियम दिया था, ठीक है, सबसे पहले प्रभाव का नियम दिया था। तो इनको ही श्रेय दिया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने सबसे पहले औपचारिक अधिगम सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हुई, इनके सिद्धांत के नाम पता चल गए। अब इनकी बात करेंगे अपन कि इनके जो है कितने सिद्धांत तो क्या थे, ठीक है, इनको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत थे वो दो प्रकार के थे। एक था प्राइमरी जो है लॉज थे, और इनके सिद्धांत में दो प्रकार के नियम, लॉ या कानून नियम दिए इन्होंने। एक थे प्राइमरी लॉज, एक थे सेकेंडरी लॉज। क्या थे? एक थे प्राइमरी लॉज और एक थे सेकेंडरी लॉज। तो प्राइमरी लॉज की बात करेंगे तो तीन थे। प्राइमरी लॉज या प्राथमिक नियम तीन दिए: लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम; लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम; लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम। जबकि इन्होंने 5, अब वर्तमान में 8 भी कहते हैं कई लोग, लेकिन 5 ही याद रखेंगे, इनकी मुख्य किताब में जो दिए थे। तो 5 दिए थे गौड़ नियम, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी लॉज। तो सेकेंडरी लॉज 5 कौन कौन से हैं? पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, बहु अनुक्रिया का नियम। लिखते चले, शॉर्ट शॉर्ट बना रहे हो तो बना लें। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज माने बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा है द लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, माने समुच्चय या अभिवृत्ति का नियम। द लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड या समुच्चय या अभिवृत्ति का नियम। तीसरा नियम है लॉ ऑफ पार्शियल रिस्पॉन्सेज, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा नियम है लॉ ऑफ एनालॉगी, सादृश्यता का नियम। और पांचवा है लॉ ऑफ एसोसिएटिव सिस्टम शिफ्टिंग। पांचवा में दोबारा से बोल देता हूं, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, तो सहचर प्रतिस्थापन का सिद्धांत। तो सहचर प्रतिस्थापन का सिद्धांत, तो ये उन्होंने जो है क्या दिए थे, जो है एक तरीके से अपने सिद्धांत दिए थे, ठीक है। अब डेविड कॉल्ब की बात करें तो डेविड कॉल्ब जो हैं वो लर्निंग स्टाइल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो डेविड कॉल्ब में क्या, जो लर्निंग स्टाइल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर इनकी भी अगर बात करना हो आपको तो इनकी भी बात में कर रहा, ठीक है दोस्तों। तो डेविड कॉल्ब अपने देख लीजिए कि डेविड कॉल्ब क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी डेविड कॉल्ब की बात भी अपन सुन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेविड कॉल्ब हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, उसमें क्योंकि वो बिना चित्र के समझाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। चलो आगे। व्हाट इज द डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट? तो ये कह रहे हैं कि व्हाट डज डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। तो ये कह रहे हैं कि मैं डाइवर्जेंट माने होता क्या होता है, इसको कहते हैं अपसारी चिंतन। कौन कौन से जो है अपसारी चिंतन टेस्ट है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस या यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, बिल्कुल डाइवर्जेंट जो थिंकिंग टेस्ट होते हैं वो यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल का होता है, मतलब अलग अलग जो है यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल को दर्शाते हैं डाइवर्जेंट, क्योंकि जो अलग हर व्यक्ति की अलग अलग होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, समझ में बात करनी। तो वो क्या है, यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल को दर्शाएगा, बताएगा, ठीक है। अगला, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण, इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मैंने प्यारे दोस्तों 4 बार मैं बता चुका हूँ। जीन पियाजे की स्टेज थ्योरी में 4 स्टेजें दी हैं। पहली है सेंसरी मोटर ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर ऑपरेशनल स्टेज, संवेदी गामक संक्रियात्मक अवस्था 0 से लेके 2 वर्ष। इसके अंतर्गत 6 सब स्टेज हैं। तो पहली इसका बात करें तो पहली का नाम है रिफ्लेक्स स्कीम। क्या नाम है पहली स्टेज का नाम? रिफ्लेक्स स्कीम। इसकी जो वो है डेट वो है 1 माह, ठीक है, 1 माह, जन्म से लेके 1 माह। दूसरा है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्राथमिक वृत्तीय क्रियाएं, इसकी है 1 माह से लेके 4 माह। दूसरा है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, इसको है 4 से लेके 8 माह। कितना है? 4 से लेके 8 माह, ठीक है, 4 से लेके 8 माह। और तीसरी है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है, यानी कि इसका 8 से 12 माह। और जो पांचवी है वो पांचवी है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, 12 से लेके 18 माह। और छठवीं जो है वो है 18 माह से लेके 24 माह, यानी कि 1.5 से लेके 2 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी जो स्टेज है उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका नाम है 2 से लेके 7 वर्ष, इसकी वर्ष है 2 से लेकर 7 वर्ष होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी जो स्टेज होती है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो उम्र होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष। तो आंसर क्या होगा? 7 से 11 या 12, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो सीधी सीधी जीन पे आज का सिद्धांत पूछ लिया गया, आप कर ही दोगे इसको, ठीक है। अब आ जाइए भाई, The right of children to free and compulsory education act has come into force from।
तो ये कब से लागू हुआ था पूरे भारत में। तो यदि हम आरटी की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो आरटी की बात करें तो आरटी जो किससे संबंधित है, तो आरटी की पूरी फैक्ट्री से तो सबसे पहले आरटी का फुल फॉर्म क्या है, नाम क्या है, तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। सबसे पहले से राज्यसभा में पारित होने के लिए सबसे पहले यह राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ, फिर यह लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ, और फिर राष्ट्रपति के द्वारा 26 अगस्त 2009 को क्या हुआ, ये जो है साइन किए राष्ट्रपति जी ने, तो अब ये कानून बन गया, और 27 अगस्त को इसे भारत के गजट पत्र में छापा गया था। और यह जो पूरा कानून है 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया था। लेकिन जैसे ही 5 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 को जैसे ही क्या हटाया, क्या हटा दिया, आर्टिकल 370 हटा, क्या हटा, आर्टिकल 370 हटा, तो ये पूरे भारत में लागू हो गया, मतलब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया था। ठीक है, और भारत 135वां देश बना था जिसने प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित किया था। ठीक है, और जो एक्ट है वो 21 जो संविधान के मौलिक अधिकार 21A से संबंधित है, 21A से संबंधित है। इसमें टोटल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, और एक इसमें अनुसूची जोड़ी गई है एंड में। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। निम्न में से किसे अनुमानी या ह्यूरिस्टिक पद्धति कहा जाता है, तो देखिए समस्या समाधान पद्धति या समस्या निवारण पद्धति, प्रॉब्लम सॉल्विंग पद्धति को भी ह्यूरिस्टिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक पद्धति कहते हैं। व्याख्यान पद्धति क्या, तो लेक्चर मेथड। ठीक है, और परियोजना माने प्रोजेक्ट मेथड जो किलपैट्रिक ने दी है, ठीक है, जॉन डेवी और किलपैट्रिक, और खोज पद्धति और डिस्कवरी मेथड। ठीक है, ये चीज़ समझ में बात करी, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था विधि से संबंधित। अगला, भारत में स्कूली शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पेपर हुआ था 2019 में। देखिए, तो उस टाइम में कौन सा सिस्टम लागू था और हम क्या समझे, तो ये मैं पूरी समझा देता हूँ आज के संदर्भ से भी जोड़कर कि अब कितने हैं और पहले कितने थे, अब कितने हैं और पहले कितने थे। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कि अब कितने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको स्क्रीन पर पिछला अकादमिक ढांचा और नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा दिखाई दे रहा होगा। देखो, हमारे यहाँ पर जो है 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति आ गई थी। 29 जुलाई 2020 को क्वेश्चन आया है 2019 में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना ये क्वेश्चन। तो देखो, पिछला जो ढांचा था जब ये क्वेश्चन आया था वो था ये 10+2। आप अपनी मार्कशीट देखना, ये लिखा रहता है 10+2 12 तक की मार्कशीट पे हमेशा। क्यों, यही ढांचा लागू था। हमने पहले 1 से लेकर 10 तक बांटा था, कक्षा 1 से लेकर 10 तक, और +2 जो थी 11 और 12 वो अलग ढांचा वो था, तो यानी 10+2 इसलिए बोल देते इसे। तो देखिए, ये जो 1 से लेकर 10 तक था इसको बांटा था 3 क्लास में। तो पहली क्लास का नाम था प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, या प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, या कह सकते हैं प्राथमिक एजुकेशन, या कह सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, दूसरा जो या प्राइमरी स्टेज, और दूसरा था वो था मिडिल स्टेज। ठीक, क्या थी, मिडिल स्टेज, वो थी 6 से लेकर 8 तक। और तीसरी जो स्टेज थी वो थी सेकेंडरी स्टेज। क्या थी, सेकेंडरी स्टेज, जो 9 और 10। और जो चौथी स्टेज थी वो थी 11 और 12, उसे कहते थे हायर सेकेंडरी या जो है उच्च माध्यमिक शिक्षा। तो यानी कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कौन कौन सी, प्राथमिक, मिडिल, ठीक है, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यानी कि 4 भागों में बांटा गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, नाम भी ध्यान हुआ है। अब अच्छा बताओ, आपने एक एलिमेंट्री एजुकेशन सुना होगा, आप DLED का फुल फॉर्म क्या है, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, एलिमेंट्री में कौन सी किताब याद, ये कौन सा वर्गीकरण, तो एलिमेंट्री का अर्थ होता है 1 से लेके 8। ये NCERT ने टर्म दिया था कि जैसे देखो 1 से लेके 5 को क्या कहते हैं, प्राइमरी, और 5 से लेकर 8 तक कहते हैं मिडिल। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। 1 से लेकर 8 तक की एजुकेशन को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन। मैंने बता दिया तुम्हें, जब भी कहीं पे एलिमेंट्री लिखा हो इसका अर्थ है 1 से लेके 8, 1 से लेके 8। ठीक है दोस्तों, अब ये तो था पुराना, लेकिन पुराना मेथड था ये तो, मतलब 4, तो आंसर 4 सही था वो, उसमें अभी 4 आंसर है DTPLC के क्वेश्चन में। लेकिन वर्तमान में कितने सेक्शन हो गए, तो वर्तमान में होगा कितने, 4, दोबारा से भी अब भी आंसर 4 ही होगा नए में भी। क्यों, 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट द्वारा नई शिक्षा नीति लागू हो गई थी, एक तरीके से पारित कर दी गई थी। ठीक है,
तो 29 जुलाई 2020। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने कब पारित किया था, तो 29 जुलाई 2020 को, ठीक है, हो गया ये, ठीक है, ध्यान रखना ये। अब ध्यान रखना, इसमें भी 4 ही वो रखे उन्होंने सेगमेंट, लेकिन वो थोड़े अलग अलग है, समझने का प्रयास करना। देखो, पहले का नाम रखा है ना फाउंडेशनल स्टेज, क्या रखा है, फाउंडेशनल स्टेज, और दूसरे का नाम रखा प्रीपेटरी स्टेज, तीसरे का नाम रखा मिडिल स्टेज, और चौथे का नाम रखा सेकेंडरी स्टेज। तो हम देखो फाउंडेशन स्टेज की बात करेंगे, तो देखो पहले हमने क्या किया था कि जो आंगनबाड़ी की क्लासें थी, मैंने जो वो छोड़ दी थी हमने, 6 साल से स्टार्ट किया था 1 में लेना। अब हम प्राइमरी जो कक्षा 1 के पहले की भी कक्षाएं हैं, यानी कि जो आंगनबाड़ी की कक्षाएं हैं कह सकते हैं अपन, या जिन्हें हम LKG UKG कहते हैं, उन्हें भी शामिल कर लिया गया है हमारे विद्यालय ढांचे में। तो जब बच्चा 3 साल का होगा तो 3 से लेकर, ठीक है, 3 से लेकर कितने साल तक, 8 साल तक बच्चा पहले ढांचे में रहेगा, मैंने कक्षा 2 तक। तो 4, तो समझ में आ रही बात कि नहीं, तो 3 ईयर्स का रहेगा आंगनबाड़ी में, ठीक है, और कक्षा 1 और 2 तक, यानी कि कक्षा 1 और 2 तक। तो बच्चा देखो अगर 3 साल का है तो 4, 5, 6, 3 साल ये रहा, और 6 के बाद 6 से 7 एक कक्षा 1 में पहुंच जाएगा, 7 से 8 कक्षा 2 में। तो सीधी सी बात है कि 5 साल बच्चा यहाँ पर रहेगा, ठीक है, पहले में फाउंडेशन स्टेज में बच्चा 5 साल तक रहेगा। 3 साल करेगा वो पूरी LKG UKG जो भी नाम रखेंगे वो, और कक्षा 1 और 2 पहले स्टेज में आएंगी, और दूसरी स्टेज में आएगी कक्षा 3, 4, 5 जिसे कहेंगे हम प्रीपेटरी स्टेज, और मिडिल में आएंगी 6, 7, 8, मिडिल में क्या आएंगी 6, 7, 8, ठीक है, कक्षाएं। और जो है जो सेकेंडरी में आएंगी 8, 9, 10, 11, 12, सेकेंडरी में क्या आएंगी 9, 10, 11, 12। तो अभी भी 4 स्टेज में रखा गया, बस ढांचा बदल गया है। इसी ढांचे को क्या कहते हैं दोस्तों, 5 + 3 + 3 + 4। क्योंकि देखो पहले ढांचे में बच्चा 5 साल रहेगा स्कूल में, दूसरे ढांचे में 3, तीसरे ढांचे में 3 साल, फिर चौथे ढांचे में 3 साल। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप बढ़ा करके भी देख सकते हो, ठीक है, कि क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आपकी एक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब क्वेश्चन पे, ठीक है, कि क्या कह रहा हूं मैं दोस्तों। आपको क्या आंसर क्या होगा इसका, मिल गया आपको, तो कैसा 4। अब अगर नई शिक्षा नीति के अनुसार भी आए कि बताइए नई शिक्षा नीति के अनुसार जो अकादमिक ढांचे को कितने जो है एक तरह के चरणों में वर्गीकृत किया गया, तो भी कितने 4 चरणों में। कौन कौन से, फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल, ठीक है, फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। तो फाउंडेशनल में 5 वर्ष रहेगा बच्चा, प्रीपेटरी में 3 वर्ष, और जो है प्रीपेटरी का मिडिल में 3 वर्ष, और जो सेकेंडरी में 4 वर्ष। तो देखो फाउंडेशनल में कितनी कक्षाएं आ रही, 5 कक्षाएं, कि बच्चा LKG UKG में पढ़ेगा, वह 3 साल रहेगा आंगनबाड़ी में, और मैंने आंगनबाड़ी कक्षाओं में जाएगा, और 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2। तो ये होगा फाउंडेशन स्टेज। अब प्रीपेटरी स्टेज में कौन रहेगा, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। मिडिल में कौन सा रहेगा, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8। और सेकेंडरी में कौन सा रहेगा, 9, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12। जो नई शिक्षा नीति के अनुसार नया स्ट्रक्चर है, जो 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब हमारे चलते शून्य पाठ्यक्रम क्या होता है, या जीरो कैरिकुलम क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। शून्य पाठ्यक्रम क्या होगा, पाठ्यक्रम जिसमें शून्य उद्देश्य है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। पाठ्यक्रम जो छात्र नहीं सीखते ये बिल्कुल भी गलत। पाठ्यक्रम जो शून्य विधियों का उपयोग करता है, गलत। पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते, देखो जैसे मान के चलो ऐसे कई चीजें बच्चा स्कूल में सीखता है जिसे शिक्षक डायरेक्टली खुद नहीं सिखाता, उसे कहते हैं हिडन कैरिकुलम, उसको कहते हैं जीरो कैरिकुलम, ठीक है। हिडन कैरिकुलम क्या होता है, जैसे आप बस बताओ, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम क्यों कहते हैं कि एक शिक्षक के अंदर अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी भाषा का उपयोग करे, गंवारी भाषा और जो है बदतमीजी की भाषाओं का उपयोग नहीं करे, क्योंकि बच्चा आपका अवलोकन करता है और बच्चा आपको इमिटेट करके आपकी चीज़ों को सीखता है। तो जो जैसे मैं एक बात बता देता हूँ। मान के चलो आपका एक टीचर है, वो गाली देता है, ठीक है, एक बार किसी बंदे को फोन पर गाली दे रहा है। अब बच्चे ने जरूर उसने सुन ली वो गाली, ठीक है, वो अभी नहीं बोलेगा, लेकिन जब उसको मौका मिलेगा तो वो भी वही गाली सीख जाएगा और वो गाली देगा। तो आपने सिखाया तो नहीं है ना उसे डायरेक्ट, देखो बच्चा सीख गया ना, तो उसे कहते हैं हिडन कैरिकुलम, इसे कहते हैं जीरो कैरिकुलम, कि वह पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं। समझ बात कि नहीं, जैसे अच्छी भाषा, जैसे जो शिक्षक जो भाषाएं बोलते हैं ना, बच्चे अपने उन शब्दावली को यूज करने लगते हैं, क्योंकि वो ही लगातार वो सुन रहे हैं अपने वातावरण में,
इसलिए तो कहते हैं कि बच्चे जो है जीरो कैरिकुलम भी सीखता है, इसलिए हमें अपने जो है बच्चों के सामने सारे गुण और जो है अच्छे से बोलना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी भाषा में करना चाहिए, अच्छे शब्द का उपयोग करना चाहिए, किसी से अभद्रता नहीं करनी चाहिए, कोई भी नशा, कोई भी गलत चीज़, कोई भी गलत आदत, इनका प्रदर्शन हमें बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है आपके व्यवहार का अवलोकन करता है और उसका अनुकरण करता है। ठीक है, अब देखो हिडन कैरिकुलम क्यों कहा है इसको जीरो कैरिकुलम, क्योंकि जो हम कैरिकुलम बनाते हैं कि हमें जे पढ़ाना है तो वो तो है कैरिकुलम, लेकिन जो उससे हटके है वो होता है हिडन कैरिकुलम, इसको कहते हैं जीरो कैरिकुलम या शून्य कैरिकुलम। ठीक है दोस्तों, तो आपको जीरो कैरिकुलम ये समझ में आया होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम के निर्धारक क्या होते हैं, तो देखो पाठ्यक्रम कैरिकुलम को निर्माण करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। सबसे पहले चीज़ें ध्यान में रखेंगे समाज की आवश्यकताएं, कि समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, उनके अनुसार ही हम कैरिकुलम का जो है बनाते हैं। मतलब आवश्यकता क्या है, बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, कोई कोई सामाजिक पहलू हैं, इसलिए हमें इसका जैसे मान कर चलो हमें साइंस को इंडिया में ज़्यादा बढ़ावा देना है। क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग वाले बहुत कम लोग हैं, साइंटिफिक थिंकिंग रखने वाले बहुत कम लोग हैं। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े बाबा लोग लाखों करोड़ों रुपया जो है कमाते हैं, बड़े बड़े काम करते, पता चलता है बाद में तो कोई समझ बात बहुत गलत लोग हैं। और जो है सांस्कृतिक कारक, कैसे हमारे सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारी संस्कृति में यदि किसी चीज़ को गलत माना जाता है तो उसी हिसाब से उस चीज़ को हमें ढालना पड़ता है। तो कैरिकुलम में बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक कारक और बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे मान बुनियादी ज़रूरतें, जैसे मान के चलो हमें ज़रूरत थी कि इंडिया जब राजीव गांधी वो थे प्रधानमंत्री थे, तो हमें ज़रूरत थी कि टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे जाए, क्योंकि राजीव गांधी दूरदर्शी थे, उन्हें ये पता था कि आगे जाके वही देश डेवलप्ड होंगे, वही देश मुकाबला कर पाएंगे विश्व के कंपटीशन में जो लोगों का टेक्नोलॉजी है। तो यही रीजन है कि उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर को शिक्षा से जोड़ दिया। तो PGDCA डी से ये सब चीज़ें आ गई, वो कंप्यूटर को चलाना वगैरह ये डिग्री क्यों लाए, क्योंकि हमने शिक्षा को क्योंकि हमें बुनियादी जरूरतें थी, कंप्यूटर आने वाली जरूरत है, कंप्यूटर है ना। जैसे आजकल बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कोडिंग, तो ये आने वाली जरूरत है भविष्य की, तो हम पहले ही से तैयार कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो ये ठीक है, संरचना विकास कार्यान्वयन। ठीक है, तो ये इसमें तो ये सबसे अच्छा है। दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉड ऑप्शन है, इसमें सब समा जाएंगे जितने भी 3 ऑप्शन है। ठीक है, अगला है समकालीन भारतीय समाज के उद्देश्य क्या है। तो समकालीन भारतीय समाज के उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना विकसित करना बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए कौशल और मूल विकसित करना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मूल शिक्षा और आधुनिकीकरण में वृद्धि। ठीक है, बढ़ती उत्पादकता और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का थोड़ा माने एक्सेलरेशन, एक तरीके से हम बढ़ाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, एक बड़ा ही कन्फ्यूजन है, लेकिन हम अगर ब्रॉड कंसेप्ट की बात करें, देखो सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण, इसमें सारी चीज़ें समा गई, के लिए मूल शिक्षा और आधुनिकीकरण में वृद्धि के लिए। तो अब ये क्या है कि ये जो है संदिग्ध क्वेश्चन है और इसका एग्जैक्ट आंसर कोई भी नहीं बता सकता, ना कोई लगाता ये ऑप्शन, क्योंकि ये भी एक हल्का लगा आधुनिकीकरण में वृद्धि। तो इंग्लिश में क्या था, इस चीज़ पर हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जब पता चलेगा इसमें क्या है। लेकिन ये DDPLS में यही क्वेश्चन आंसर माना है, तो आपके सामने है, तो आप इस चीज़ को समझ लेना। ठीक है कि नहीं, थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगली बात ये कह रहे हैं द क्वासी परमानेंट एब्सेंस ऑफ द लर्निंग ग्रुप इज थ्रूआउट द length of the learning process, so that people are usually taught an individual and not in groups, with the possibility of occasionally meetings is the main characteristics of। ठीक है, तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक माना कि इसमें क्या होता है कि जो एक तरीके से क्वासी परमानेंट एब्सेंस में परमानेंट रहता है, जो भी जो विद्यार्थी होता है वो परमानेंट क्या रहता है एब्सेंट रहता है, लेकिन जो है लर्निंग प्रोसेस प्रक्रिया में जो पीपल आर यूजुअली टॉट, ठीक है, पढ़ते हैं वो लर्निंग प्रक्रिया जुड़े रहते हैं, इंडिविजुअल एंड नॉट ग्रुप्स, ग्रुप में नहीं अलग अलग। तो इसको हम कहते हैं ओपन लर्निंग। क्या कहते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, ये चलो आगे, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। गणित पहेली को हल करने के लिए बच्चे निम्न में से किन विधियों का उपयोग करता है। अनुकूलन विधि, शास्त्रीय अनुकूलन विधि, तो परीक्षण एवं त्रुटि, ट्रायल एंड
एरर मेथड का उपयोग करता है, करता नहीं करता, कोई भी पहेली होती है तो ट्रायल एरर करेगा तो करेगा, ठीक है, तो ट्रायल करता, प्रयास करता है, और जो गलत निकला तो अगली पर ट्रायल करता है, इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ कोई है नहीं, है ना। तो एजुकेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विसेज एंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आर रिकमेंडेशन गिवन बाय। ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा की थी? वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विसेज एंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये एनपी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में ये बात कही गई थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो और कुछ उसका है नहीं, ठीक है। कौन से शब्द को विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयाँ, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट विकलांगता, शारीरिक या विकासात्मकता से पीड़ित पात्रों की शिक्षा की पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः उपयोग में किया जाता है, उसे कहते हैं विशिष्ट शिक्षा। क्या कहते हैं? उसे विशिष्ट शिक्षा कहते हैं, उसे स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन क्या है? स्पेशल एजुकेशन का मतलब है तो जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए जो हमने अलग से स्पेशल एजुकेशन खोल रखी थी पहले, उनको उनके लिए एक शब्द का जो है स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। तो जो मानसिक मंद हैं, दिव्यांग जो लोग हैं, जितने भी किसी भी प्रकार का दिव्यांग बच्चे के लिए जो एजुकेशन का जो हमने एक सिस्टम बनाया था सबसे प्रारंभ में, उसे कहते थे हम स्पेशल एजुकेशन। पर हमने देखा कि जब बच्चा स्पेशल स्कूलों में रहता है तो और समाज के लोगों से कटा रहता है। क्यों? क्योंकि स्पेशल स्कूल में रहता तो वहाँ तो सभी दिव्यांग ही दिव्यांग है, तो वो क्या है कि जब वो समाज में आता तो अपने आप को कटा कटा महसूस करता है। इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि हमने इन्हें जो है इंटीग्रेटेड स्कूलों में, इंटीग्रेटेड स्कूल माने सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जब हम जो है विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें भी कमी थी कि ठीक है इंटीग्रेटेड स्कूल बना दिया आपने, लेकिन अब स्कूल में एक दिव्यांग बच्चे के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो हम एक और अच्छा कंसेप्ट लेके आए बाद में, उसका नाम था इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। अर्थात हमने ये कहा कि जो व्यवस्था है, जो स्कूल है, हम स्कूल को भी किस दिव्यांग बच्चे के अनुसार बदलेंगे। जो इंटीग्रेटेड स्कूल है ना, उसको भी हम दिव्यांग बच्चे के अनुसार बदलेंगे। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक भावना है जिसमें सभी को सम्मिलित करते हुए आगे ले जाना है, और इसमें बच्चे में परिवर्तन नहीं करेंगे। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान के चलो एक दूसरी बिल्डिंग पर स्कूल है, माने चढ़ना है, तो इसमें बच्चे की व्यवस्था नहीं करेगा कि वो दूसरी बिल्डिंग पर कैसे जाएगा। ये स्कूल की व्यवस्था होगी, रैंप बनवाए या उसमें कुछ भी करवाए तो दूसरी मंजिल तक बच्चा कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये स्कूल की जिम्मेदारी बने, स्कूल अपने आप में परिवर्तन करेंगे, एक व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम अपने आप में परिवर्तन करेगा, ना कि बच्चा। तो ये थिंकिंग लेके आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन की यही तो कमी थी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन बना तो दिए थे, लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ हो रही थी। किनको? बहुत सारी परेशानियाँ हो रही थी जो विशिष्ट बच्चे थे, यानी कि दिव्यांग बच्चे थे उनको। तो फिर हमने कहा कि हम अपने स्कूल को दिव्यांग बच्चों के अनुसार ढालेंगे, तो इसको ही कह दिया फिर बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये पूरा कंसेप्ट का पहले विशिष्ट एजुकेशन लेके आए, फिर हमने सामान्य के साथ जोड़ा इसे, तो इसको कह रहे हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। फिर जो सामान्य स्कूल थे उनमें परिवर्तन किए दिव्यांग बच्चों के अनुसार, प्रत्येक बच्चे के अनुसार, तो इसको कहा हमने इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। जो टॉपिक है आपका 5 नंबर का, आपके चाहे वर्ग 1 हो चाहे वर्ग 2 हो, ठीक है, और चाहे वर्ग 3 हो, ठीक है। अब चले आगे, तो विशिष्ट शिक्षा कहते हैं इसे। तो समावेशी शिक्षा समझ में आ गई होगी आपको, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये तीनों ही समझ में आ गए होंगे। सामाजिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों के बीच समाजीकरण, ठीक है। तो सामाजिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि छात्रों का क्या सोशलाइजेशन की जाए, ठीक है, क्या सोशलाइजेशन किया जाए, ताकि जो समाज के मानक सीख सकें बच्चे, समाज को समझ सकें और समाज के साथ इंटरेक्शन कर सकें, और समाज के साथ इंटरेक्शन करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। हम इंट्रानेट कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये जो है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। इंट्रानेट माने होता है कि एक लोकल एरिया माने एक नज़दीकी होते हैं, मतलब नज़दीकी होते हैं सारे नेटवर्क, माने सारे जो है नेटवर्क नज़दीकी होते हैं, और उनमें जो हम एक कनेक्शन बनाते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रानेट, ठीक है। इंट्रानेट, इसे लैन, इसे क्या कहते हैं? लैन। तो लैन का फुल फॉर्म होता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। अगला PWD की पूर्ण रूप क्या है? PWD तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एक एक्ट था जो 1995 में आया था। कब आया था? 1995, PWD एक्ट 1995, ठीक है। इसको 2016 में मोदी जी ने बदल के क्या नाम दिया? RPWD एक्ट। तो अब आपसे पूछा जा सकता है आगे जाके कि RPWD एक्ट क्या है? तो राइट ऑफ पर्सन्स विद
पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो RPWD का फुल फॉर्म होता है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और PWD का मतलब था पहले केवल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो क्या है, पहले आंसर हो जाएगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो PWD एक्ट पूछे तो 1995 में, इसको संशोधित करके इसको 2016 में नाम दे दिया गया RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2016। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ध्यान रखें आप। उसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, कौन वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, ठीक है, पर विकल्पों की बहुतायत और तरलता के महत्व को पर जोर देता है, बच्चों के निश्चित पाठचर्या धाराओं में रखने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अवसरों को सीमित करने की गहरी पैठी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करती है। तो वो करती है क्या, NCF। NCF ये करती है कि जो हमारी पुरानी मानसिकताएं हैं, जो जितनी भी पुरानी मानसिकताएं हैं, उन मानसिकताओं को दूर किया है और टीचिंग लर्निंग कैसे कराना है उस पर जो है इसने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा थोड़ा। देखो, महिला शिक्षकों की कमी, उचित शारीरिक सुविधाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए महिला शिक्षकों की अनिच्छा, क्योंकि महिला शिक्षिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि वो गाँव में काम करना नहीं चाहती हैं। ठीक है, वित्तीय कठिनाइयाँ और परिवहन की समस्याएं, यह सब किन छात्रों की शिक्षा में प्रमुख समस्या है। तो यही तो किसमें, कन्या छात्राओं की ये प्रमुख समस्या है। ठीक है, छात्राएं, ठीक, ग्रामीण छात्र, विकलांग छात्र और जनजातीय छात्र। तो महिला शिक्षकों की कमी, उचित तो यहाँ पे ये हिंट दिया है, तो महिला शिक्षकों की कमी है। तो ये बता, यानी कि इसका अर्थ है कि महिलाओं से जुड़ा कोई कंसर्न होगा, क्योंकि पुरुष ज़्यादा तो पुरुष समझ नहीं पाते लड़कियों को। तो क्या है, तो इसके वजह से जो कई लड़कियाँ जो है वंचित तो हो जाती हैं, कई जो है घटनाएं हो जाती हैं, पर वो जाती नहीं हैं। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है, तो जो है जनरल जो एकेडमिक जो करिकुलम होता है वो लागू होता है। ठीक है, पेशेवर नहीं होता, प्रोफेशनल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सामान्य बिल्कुल, ठीक है, स्पेशल भी नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या रचनात्मक संरचना या कार्य का कोई नुकसान या असमानता क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, हानि कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, हानि कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसका होगा डिफेक्ट नहीं बोलते हैं, इसमें वो होता है, चलो मैं बता दूंगा इसका इंग्लिश में क्या होगा। स्कूलों में ICT लागू करने में बाधा। ICT क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का फुल फॉर्म होता है, ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो स्कूलों में ICT लागू करने में बाधा क्या है, तो हमें बुनियादी ढांचा नहीं है, ना तो वहाँ कंप्यूटर है, ना ही लाइट है और ना ही प्रोजेक्टर है, ताकि हम ये ICT को लागू कर सकें, ना ही इतना पैसा है कि हम कोई भी यंत्र खरीद सकें, है ना। इसलिए ICT की जो बुनियादी जो ढांचा है वही नहीं है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। वह कौन सा दृष्टिकोण है जो छात्रों की सांस्कृतिक रूप से भिन्न आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज की विविध मानक आधारित कक्षा में महत्वपूर्ण है। देखो, वह कौन सा दृष्टिकोण है जो कि सांस्कृतिक रूप से भिन्न आबादी की, देखो सांस्कृतिक रूप से भिन्न आबादी की आवश्यकताओं को यदि पूरा करता है तो इसका अर्थ क्या है, वह अपनी पढ़ाई में बहुसांस्कृतिक इंस्ट्रक्शंस यानी बहुसांस्कृतिक रूप से पढ़ा रहा है। यदि वह एक किसी उत्सव के बारे में पढ़ा रहा है तो जितने भी लोग उसमें, जितने भी छात्र बैठे हुए हैं, पीपल बैठे हुए हैं, उनके सभी जो अलग अलग समुदाय से जुड़े होंगे, उन समुदायों के क्या कर रहा है, उन समुदायों के त्योहारों के बारे में बात कर रहा है, सभी की संस्कृतियों को सम्मान देते हुए, सभी संस्कृतियों को इन्वॉल्व करते हुए वो जो है पढ़ा रहा है। तो इसे हम कहते हैं क्या, मल्टी कल्चरल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी कल्चरल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ठीक है, अगला है थॉर्नडाइक के अनुसार सुखद अनुभवों को सीखने पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया में विधि, पुरस्कार और सजा की भूमिका पर जोर देती है। इस पद्धति को क्या कहा, क्या इसे क्या कहते हैं, प्रभाव का नियम कहते हैं। कि जब हम कोई चीज़ का जो इसका परिणाम आता है उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक है सकारात्मक। यदि थॉर्नडाइक ने कहा था कि आपने कोई कार्य किया और यदि उसके बदले में आपको माने सकारात्मक प्रभाव पड़ा आप पर, तो आप उसको और आगे करते हैं। ठीक है, पर यदि नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो आप उसको क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, एक डिनाई कर उसको कम करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो यह प्रभाव का नियम या प्रभाव की विधि कहते हैं। ठीक है,
तैयारी की विधि क्या है, तो प्रिपरेशन। हमें इसमें मतलब ये था कि किसी भी अधिगम कराने से पहले हमें बच्चों को अधिगम के लिए मानसिक, शारीरिक हर तरीके से तैयार करना चाहिए। ठीक है। सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहता है, समावेशी शिक्षा। सभी शिक्षार्थियों के पास समझना है, इसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। ठीक है दोस्तों, एक ही क्या शिक्षा समझाई दी थी मैंने। ठीक है, अब आ जाओ मौजूदा क्वेश्चन पढ़ना। मौजूदा लिंग भिन्नताओं और मुद्दों को समझने और उन्हें रणनीतियों और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, जेंडर सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं इसे, जेंडर सेंसिटिविटी। कि जेंडर सेंसिटिविटी का अर्थ होगा कि जेंडर कहाँ पर जेंडर की वजह से भेदभाव हो रहा है और जेंडर की वजह से मतलब क्या क्या चीज़ें में प्रभाव पड़ रहा है, और समझ में उसे कहते हैं जेंडर सेंसिटिविटी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना क्या, प्रत्येक मतलब एक तरीके से कई जगह है, जैसे अपन मकान मालिक, अपन मकान मालिक कम यूज करते हैं, मकान मालिक है साहब जी, हम मकान मालिक हैं, जब महिलाओं तब भी यूज कर देते हैं ना। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति एक क्या दर्शाता है, एक पैट्रियार्की या प्रतिसत्तात्मक सोच को, ऐसे कई शब्द हैं हमारे, और समझिए बात की नहीं, जिसमें जो है हम क्या करते हैं कि महिलाओं को जो है एक तरीके से प्रतिसत्तात्मकता के नीचे रखने का प्रयास करते हैं। तो इस जेंडर से होने वाली जो विभिन्नताएं हैं या जो भेदभाव होते हैं उसके प्रति जो सेंसिटिविटी होती है उसे हम जेंडर सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है। अगला, निरंतर शिक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों में कैंटरों की स्थापना करने का बड़ा कदम किसे बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, तो उसे दिया गया है क्या, प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन के लिए हमने इसका मतलब कैंटरों की स्थापना की है। ठीक है। अब बात करते हैं 20, अब जो 40 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, अब यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले उसमें करेंगे, इसके शेष जो है 60 क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए मेरे पास सोर्स ज़्यादा नहीं है कि मैं जो है क्वेश्चन को उस पर बोर्ड पे फ्लैश कर सकूं या आपके स्क्रीन पर और मैं समझा सकूं, वरना मैं और अच्छे से समझाता आपको लिख लिख के एक चीज़, लेकिन इस तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुने, एक एक बात को बार बार इसको दोहराएं, तो बार बार आपको क्या याद होगी थ्योरी, क्योंकि पहले फैक्चुअल याद हो जाएगा आपको, धीरे धीरे करके मैं पढ़ाने वाला हूँ पूरी पेडागोजी उस तरीके से, तो आपको सब चीज़ याद हो जाएगी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में और सब्सक्राइब करें, है ना, इसलिए मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक सही सोच पहुंचेगी। उसके अलावा मैं पूरा करवाऊंगा, मैथ रीजनिंग सारे हल करवाऊंगा, तो मैथ रीजनिंग तो ये होगा कि मैं हल करके रख लूँगा पहले ही, और वो जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाता चला जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है बहुत ही लगन के साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।